नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। देश में अब तक 31 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 96.72% हुई। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने अयोध्या की विकास योजना की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को अग्रणी समुद्री राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। भारत और ग्रीस व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शैक्षणिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत। ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा और नशीले पदार्थों की तस्करी निरोधक दिवस है और यूरो कप फुटबॉल में आज नॉकआउट स्टेज में पहले मैच में वेल्स का मुकाबला डेनमार्क से होगा। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं नवीन सक्सेना। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति और महामारी की स्थिति की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने टीकाकरण की प्रगति के बारे में व्यापक प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री को आयु के अनुसार टीकाकरण की प्रगति की जानकारी दी गई। उन्हें विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और सामान्य जनता के टीकाकरण की भी प्रगति की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने श्री मोदी को आगामी महीनों में वैक्सीन की आपूर्ति और उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री को बताया गया कि पिछले 6 दिनों में 3 करोड़ 77 लाख टीके लगाए गए, जो मलेशिया, सऊदी अरब और कनाडा जैसे देशों की पूरी आबादी से भी अधिक हैं। बैठक में देश के 128 जिलों की भी चर्चा हुई, जहां 45 वर्ष से अधिक उम्र के 50% से अधिक लोगों को टीके लगा दिए गए हैं। 16 जिले ऐसे हैं जहां 45 वर्ष से ऊपर के 90% से अधिक लोगों को टीके लगा दिए गए। प्रधानमंत्री ने इस सप्ताह में टीकाकरण की गति बढ़ने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस गति को जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। देश भर में टीकाकरण अभियान और तेज हो गया है। केंद्र सरकार टीकों की आपूर्ति में सुधार करके और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकाकरण अभियान का विस्तार कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 60,19,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड रोधी टीका ही महामारी से लड़ने में एक प्रभावशाली उपाय है। इससे संक्रमण का मुकाबला करने के लिए प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 करोड़ 17 लाख से भी अधिक टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ 45 लाख से भी अधिक वैक्सीन उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि 19,10,650 वैक्सीन राज्यों और प्रदेशों को भेजी गई हैं, जो उन्हें अगले 3 दिनों में मिल जाएंगी। तेलंगाना ने 1 करोड़ कोरोना रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। राज्य में कल शाम तक कुल 1 करोड़ 5,33,358 कोविड रोधी टीके लगाए गए। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि धनी देश सभी गतिविधियां फिर से खोल रहे हैं और युवाओं को भी टीके लगा रहे हैं, जिन्हें कोविड महामारी का ज्यादा जोखिम नहीं है। दूसरी तरफ गरीब देश वैक्सीन की कमी का सामना कर रहे हैं।
संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कल कहा कि अफ्रीका में स्थिति बेहद खराब है, जहां दैनिक संक्रमित लोगों और कोविड से मृतकों की संख्या एक सप्ताह में लगभग 40% बढ़ गई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। श्री टेड्रोस ने किसी देश का नाम न लेते हुए कहा कि धनी देश निर्धन देशों को वैक्सीन देने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि साधनहीन और साधन संपन्न देशों के बीच अंतर साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसने महामारी काल में अन्याय, असमानता और भेदभाव की स्थिति पैदा कर दी है। इधर देश में कोविड के नए मरीजों की संख्या तेजी से घट रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 64,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान इसके 48,000 नए मरीज भी सामने आए हैं। कोविड के कुल मरीजों की दर 1.97% है और इसमें लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान मरीजों की संख्या में 17,000 से अधिक की कमी आई है। दैनिक और साप्ताहिक स्तर पर संक्रमित लोगों की संख्या भी कम हो रही है। संक्रमित लोगों की साप्ताहिक दर 2.97% है, जबकि दैनिक स्तर पर ये 2.79% है। लगातार 19वें दिन कल संक्रमण की दर 5% से नीचे बनी हुई है। कोविड से ठीक होने वालों की संख्या लगातार 44वें दिन नए संक्रमित मरीजों से अधिक बनी हुई है। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 96.72% हो गई है। अब तक देश में 31 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। इसके साथ ही समय रहते संक्रमण का पता लगाने के लिए कोविड जांच का काम भी तेजी से हो रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि कल देश भर में 17,45,000 से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई। अब तक देश में 40 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की रोकथाम के उपायों को तेज करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों को वायरस की रोकथाम के उपायों को तेजी से अपनाने के लिए लिखा है। उनसे कहा गया है कि प्रभावित जिलों और समुदाय समूहों में लोगों के एक स्थान पर जमा होने पर रोक लगाई जाए और व्यापक परीक्षण, संपर्क का तुरंत पता लगाने और टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित लोगों के सैंपल निर्धारित प्रयोगशाला तक तुरंत भेजे जाएं ताकि प्रभावी नैदानिक उपाय किए जा सकें। देश भर में अब तक कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 50 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि वायरस का यह नया वेरिएंट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में पाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना घातक है और कितनी तेजी से फैल सकता है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC के निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि देश भर में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का नया स्वरूप है। उन्होंने कहा कि डेल्टा प्लस के ज्यादा संक्रामक होने या गंभीर बीमारियों का कारण बनने की आशंका नहीं है। इस बीच मध्य प्रदेश में 8 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमण का पता चला है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इन संक्रमित लोगों के संपर्क में आए किसी भी व्यक्ति में डेल्टा प्लस का संक्रमण नहीं पाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड की तीसरी लहर के खतरे और कुछ रोगियों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस नए संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने की आशंका है। उधर ब्रिटेन में 35,204 लोगों में नए कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई। इसके साथ ही इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या में 46% की बढ़ोतरी हुई है। अभी कुल 1,11,157 लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हैं। ब्रिटेन के जन स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मौजूदा कोविड रोधी टीके इस वेरिएंट पर प्रभावी हैं। अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि नया वेरिएंट पहले से अधिक घातक है या इस पर वैक्सीन का असर नहीं है।
इधर देश में कोविड महामारी की पहली लहर समाप्त होने पर दूसरी लहर शुरू हो गई। इसके कारण अनेक लोग बेरोजगार हो गए और उनके सामने भोजन की समस्या आ गई। ऐसे में अनेक संगठनों ने भोजन उपलब्ध कराने का काम किया। ऐसा ही एक संगठन नवी मुंबई में स्माइल फाउंडेशन है। पिछले 15 महीनों से स्माइल फाउंडेशन न केवल नवी मुंबई बल्कि कल्याण, शिलफाटा और अन्य क्षेत्रों में भी जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा ये संगठन मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित कर रहा है। स्माइल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष सुश्री उमा आहूजा ने आकाशवाणी को संगठन के जन कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी दी। पिछले 15 महीनों से हर रोज हम लोगों को आवश्यक वस्तुएं, खाद्यान्न और पके हुए भोजन के पैकेट वितरित कर रहे हैं और अब तक 1,45,000 से भी अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाए हैं। अनगिनत लोगों में मुस्कान पहुंचाने में सक्षम हुए। पहले लोग कम पीड़ित नहीं थे, लेकिन किसी भी अन्य आपदा से ज्यादा कोविड बीमारी से पीड़ित हुए। मुझे लगता है कि अगर हम लोगों की दुर्दशा को समझ सकते हैं, अगर हम अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। महामारी के दौरान हम नवी मुंबई के अनाथालयों, मानसिक रूप से पीड़ित बच्चे, HIV बाधित बच्चे, तृतीय समुदाय, नगर पालिका सफाई कर्मचारी, बेरोजगार ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी चालक, डाक कर्मचारियों, ग्रामीण आदिवासी, प्रवासी श्रमिक, बेरोजगार टीवी कलाकार, वाहन टोइंग श्रमिक, गणपति विसर्जन कार्यकर्ता और मुंबई के डब्बे वालों सहित अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम नवी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को धन्यवाद देते हैं। मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस कठिन समय के दौरान सावधान रहे और हर समय मास्क पहने, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। सिक्किम में आंशिक लॉकडाउन की अवधि कुछ और छूट के साथ 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। सीटों की 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। रात का कर्फ्यू 10:30 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। असम सरकार ने कामरूप जिले में लॉकडाउन के समय में शाम 4 बजे तक की ढील दी है। इस संबंध में नया आदेश जारी किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंता ने बताया कि कामरूप जिले में दुकानें अब दिन में 1 बजे की बजाय 3 बजे तक खुली रहेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneir.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चाहे हो जिंदगी में भरना उड़ान, अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करें इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 जून 2021 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। देश में अब तक 31 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 96.72% हुई। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने अयोध्या के विकास योजना की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को अग्रणी समुद्री राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। भारत और ग्रीस व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शैक्षणिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत। ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा और नशीले पदार्थों की तस्करी निरोधक दिवस है। और यूरो कप फुटबॉल में आज नॉकआउट स्टेज में पहले मैच में वेल्स का मुकाबला डेनमार्क से होगा। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 1444
3 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम कल रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अयोध्या विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास से जुड़ा विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया। वहीं सरकारी अधिकारियों ने इसकी प्रस्तुति दी। इसमें अयोध्या से जुड़ी विकास के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया है। एक रिपोर्ट। अयोध्या को आध्यात्म और पर्यटन के एक बड़े केंद्र के साथ ही स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अयोध्या हर भारतीय के लिए सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व रखता है। अयोध्या का विकास ऐसा होना चाहिए जिससे वो हमारी परंपराओं और विकास को सही रूप में परिलक्षित कर सके। उन्होंने कहा कि अयोध्या आध्यात्मिक महत्व रखने के साथ विशिष्ट भी है। ऐसे में भविष्य में इसकी आधारभूत संरचना में मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये सभी के लिए तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में लाभकारी रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि अयोध्या को इस तरह बनाया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे एक बार अवश्य देखना चाहें। उन्होंने कहा कि हमें नवाचार अपनाते हुए अयोध्या की सांस्कृतिक जीवंतता को बनाए रखना चाहिए। समाचार कक्ष से अलका सिंह। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को अग्रणी समुद्री राष्ट्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत एक महान समुद्री ताकत थी और हमें अतीत के गौरव को फिर से प्राप्त करना है। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में बंदरगाहों की भूमिका के महत्व पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत रणनीतिक रूप से दुनिया के नौवहन मार्गों पर स्थित है, जिसकी लंबी तटरेखा लगभग 7,517 किलोमीटर है, जहां 200 से भी अधिक छोटे बड़े बंदरगाह हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सागरमाला के तहत विभिन्न परियोजनाओं से बंदरगाह आधारित विकास के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। श्री नायडू ने आशा व्यक्त की कि कोविड के बाद आर्थिक सुधार में बंदरगाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट की पहल की भी सराहना की। इससे पहले विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रामामोहन राव ने उपराष्ट्रपति के सामने बंदरगाह से संबंधित विस्तार योजनाओं और गतिविधियों पर एक प्रस्तुति दी। नौसेना का जलपोत आईएनएस तबर सितंबर के अंत तक अफ्रीका और यूरोप के कई बंदरगाहों की यात्रा करेगा। इस जलपोत ने 13 जून से ये दीर्घावधि यात्रा शुरू की। इस दौरान आईएनएस तबर प्रोफेशनल, सामाजिक और अन्य गतिविधियों का संचालन करेगा। ये कई मित्र देशों की सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास में भी शामिल होगा। इस लंबी यात्रा के दौरान आईएनएस तबर अदन की खाड़ी, लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर से होकर गुजरेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने आज ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस और विदेश मंत्री निकोस डेंड्रियास से भेंट की। दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों को और सुदृढ़ करने के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया, जो तेजी से प्रगाढ़ और विस्तृत हो रहे हैं। उन्होंने अनेक क्षेत्रों में सहयोग जारी रहने पर संतोष प्रकट किया। इनमें व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र सम्मिलित हैं। भारत और ग्रीस इन क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालयों के बीच अगले दौर के विचार विमर्श और संयुक्त व्यापार समिति की शीघ्र ही वार्ता पर भी सहमति हुई।
भारत और ग्रीस सामरिक भागीदारी स्थापित करने की दिशा में भी कार्य करने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र सहित नई भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के संदर्भ में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने स्वतंत्र, उदार और समावेशी दृष्टिकोण तथा संपर्क और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर भी संतोष व्यक्त किया। ग्रीस के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सौंपा। डॉक्टर जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में ग्रीस के प्रवेश का स्वागत किया। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि अक्षय ऊर्जा को ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण अंग बनाने के लिए संबंधित सरकारों के ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने के लिए दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। डॉक्टर जयशंकर ने एथेंस में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। ये प्रतिमा दोनों देशों के बीच मैत्री का मजबूत प्रतीक होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा और नशीले पदार्थों की तस्करी निरोधक दिवस है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आज उन लोगों की सराहना की जो इस समस्या को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए किया गया इस तरह का हर प्रयास बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि नशा जीवन में अंधकार, विनाश और तबाही लाता है। ड्रग्स 3 बातों को लाता है और मैं उसको कहूंगा, एक बुराइयों वाला 3D है। मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन और तीसरा D है डिवास्टेशन। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पे आकर खड़ा कर देता है और बर्बादी का मंजर, इसके सिवाय आपके नसीब में कुछ नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ही चिंता के विषय पर मैंने चर्चा की है। श्री मोदी ने सभी लोगों से नशीले पदार्थों से जुड़ी जानकारियां साझा करने की प्रतिबद्धता दोहराने और नशा मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशे की आदत किसी भी तरह से सही नहीं ठहराई जा सकती। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की है। इसमें जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, ड्रग्स से दूर रहें, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना का नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। इस योजना को 2018 में लागू किया जा चुका है, जबकि 2025 को ध्यान में रखकर एक लॉन्ग टर्म रणनीति तैयार की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्ती जारी रखेगी। उन्होंने देश को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज अंतर्राष्ट्रीय नशा और नशीले पदार्थों की तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान के लिए वेबसाइट शुरू की। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार देश में 6 करोड़ से अधिक लोग नशे के आदी हैं और इनमें ज्यादातर 10 से 17 वर्ष की आयु के हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल कानपुर देहात जिले में अपने जन्म स्थान परौख जाएंगे और वहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति कल विशेष रेलगाड़ी से उत्तर प्रदेश के 5 दिन के दौरे पर कानपुर पहुंचे थे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति लखनऊ भी जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद पहली बार अपने गांव परौख आ रहे हैं। परौख में राष्ट्रपति अपने गांव में मौजूद पथरी देवी माता के दर्शन करेंगे। वो अम्बेडकर मिलन केंद्र जाएंगे और उसके बाद सामुदायिक केंद्र भी जाएंगे, जो पूर्व में उनका पैतृक आवास हुआ करता था, जिसे बाद में सामुदायिक केंद्र के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया। वो अपने गांव में आयोजित सम्मान समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति कानपुर देहात के ही पुखराया कस्बे में जाएंगे और वहां आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन के जरिए राजधानी लखनऊ की अपनी 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कानपुर देहात। फलों के निर्यात को प्रोत्साहन देते हुए दुबई को ड्रैगन फ्रूट का निर्यात किया गया है। फाइबर और खनिज तत्वों से समृद्ध ड्रैगन फ्रूट को कमलम भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में तदासर गांव के किसानों से ड्रैगन फ्रूट की खेप दुबई भेजी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ड्रैगन फ्रूट मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों में होता है। भारत में 1990 के दशक के शुरू में ड्रैगन फ्रूट की वाणिज्यिक खेती शुरू हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जुलाई में आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती का उल्लेख किया था। उन्होंने भारत को ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए इसकी खेती करने वाले कच्छ के किसानों को बधाई दी थी। आजकल कच्छ में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग जब सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है, कच्छ और ड्रैगन फ्रूट्स, लेकिन वहां आज कई किसान इस कार्य में जुटे हैं। फल की गुणवत्ता और कम जमीन में ज्यादा उत्पाद को लेकर काफी इनोवेशन किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि ड्रैगन फ्रूट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक भावेश कलिता को भाजपा राज्य इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सुश्री शारदा देवी मणिपुर में भाजपा की नई अध्यक्ष होंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इन नियुक्तियों की मंजूरी दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। यूरो कप के प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मैच में एम्स्टर्डम में वेल्स का सामना डेनमार्क से होगा। आज ही देर रात एक अन्य मैच में इटली का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ओलंपिक से लोगों को जोड़ने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए ओलंपिक क्विज की शुरुआत की गई है। इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपको रोड टू टोक्यो 2020 MyGov क्विज लिंक पर क्लिक करना होगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब 26 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिला हॉकी टीम की। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है। भारतीय महिला हॉकी टीम इस समय बेंगलुरु में टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के अंतिम चरण में पूरे जी जान से जुटी है। इस बार भारतीय महिला हॉकी टीम पदक की बड़ी दावेदार मानी जा रही है। टीम इंडिया ने पिछले 4 वर्षों में कई बेहतरीन नतीजे दिए हैं, जिसमें 2017 में एशिया कप और 2018 एशियाई खेलों में रजत पदक जीतना शामिल है। हॉकी टीम में अनुभवी स्ट्राइकर रानी रामपाल को कप्तान बनाया गया है, जबकि डिफेंडर दीप ग्रेस एक्का और गोलकीपर सविता पूनिया टीम की उप कप्तान है। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में रानी ने बतौर कप्तान अपनी भूमिका के बारे में बताया। जब आप कंट्री को लीड कर रहे हो और आप सिर्फ 16 प्लेयर्स को लीड नहीं कर रहे, आप 1.3 बिलियन लोगों की कंट्री है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए एक ऑनर एंड प्रिविलेज है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। रानी ने टीम की ओलंपिक को लेकर तैयारियों के बारे में बताया। हमारी टीम काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रही है, काफी अच्छी टीम है, फिटनेस वाइज भी काफी अच्छी है, टेक्निकली भी काफी अच्छी है। दीप ने उन्हें उप कप्तान बनाए जाने पर अपनी प्रसन्नता कुछ इस तरह व्यक्त की। जैसे कि मैं खुश तो हूँ, इससे मुझे भी चांस मिला है तो मैं इनसे सीखूंगी कैसे एक टीम को लीड करते हैं, तो मुझे काफी प्राउड फील हुआ अपने आप। सविता टीम की उप कप्तान होने के साथ साथ गोलकीपर भी हैं। उन्होंने बतौर गोलकीपर अपनी चुनौतियों पर बताया। एज ए गोलकीपर मेरा भी यही रोल है कि मैं जितना अपना बेस्ट दे सकती हूँ, मुझे ओलंपिक्स में टीम के लिए देना है और अपना गेम खेलना है। रानी ने आकाशवाणी के श्रोताओं से अपने संदेश में कहा, आप सबकी ब्लेसिंग एंड दुआओं की हमें बहुत जरूरत है एंड हम लोग अपना पूरा बेस्ट कोशिश करेंगे कि हम अपनी कंट्री को प्राउड फील कराएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की।
देश में अब तक 32 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 96.72% हुई। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने अयोध्या के विकास योजना की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को अग्रणी समुद्री राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। भारत और ग्रीस व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शैक्षणिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।